सीमा का एक ही बेटा था जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसलिए सीमा चाहती थी कि उसके घर की बहू गाय जैसी भोली हो। इसलिए सीमा अपने इकलौते बेटे तरुण का रिश्ता नीतू नाम की लड़की से तय कर देती है। जैसा सोचा था वैसे ही बहू पाई है मैंने। अब जल्दी से मेरे घर में मेरी बहू के शुभ कदम पड़ जाएं। माँ, आपके लिए ना आपके जैसी बहू आनी चाहिए थी, बदमाश जैसी आप हो। बदमाश मैं नहीं बल्कि तू है, तभी तो तुझे शर्म नहीं आ रही, मुझसे ही मेरी बुराई कर रहा है, नालायक कहीं का। माँ, आप जैसी हो वैसे ही बता रहा हूँ, मुझे तो अपनी बीवी की फिक्र हो रही है। अभी तक बीबी आई नहीं और बीबी का गुलाम बन गया पहले ही। अब सीमा तरुण को भला बुरा सुनाती है और इससे पहले ही तरुण 9-11 हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द नीतू की शादी हो जाती है। देख बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है और ये तेरा ससुराल है और यहाँ वही होता है जो मैं कहती हूँ। जी माँ जी, समझ गई। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब जाकर ना अपने कमरे में आराम से सो जा। हमारे यहाँ रिवाज होता है कि शादी की पहली रात पति पत्नी दोनों अलग सोते हैं, इसीलिए आज तू कमरे में अकेली सोएगी। नीतू सच में बहुत भोली और मासूम थी। वो अपनी शैतान सास के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए सीमा के कहने पर वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। पर सीमा एक नंबर की बदमाश औरत थी जो हर किसी को परेशान किया करती थी और वो अपनी बहू को परेशान करने के लिए उसके कमरे में टूटा हुआ बेड रखवा देती है। अब जैसे ही नीतू सोने के लिए जाती है वो बेड टूट जाता है और नीतू को चोट लग जाती है। नीतू की आवाज सुनकर तरुण भागते हुए कमरे में जाता है। नीतू, तुम ठीक तो हो ना? ये बेड कैसे टूट गया और तुम नीचे कैसे गिर गई? और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता तरुण जी, मुझे तो माँ जी ने कहा था शादी की पहली रात पति पत्नी को अलग कमरे में सोना होता है और माँ जी ने मुझे इस कमरे में भेजा था। अरे बहू, सच में तू सोने के लिए आ गई? माफ करना, मैं तुझे बताना भूल गई थी कि इस कमरे का बेड ना टूटा हुआ है। और वैसे मैं तेरा टेस्ट ले रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि तेरे पास दिमाग है या नहीं, पर सच में तेरे पास तो एक पैसे का अकल नहीं है। माँ, मैं जानता हूँ आपने ये सब जानबूझकर किया है, मेरी बीवी को सताने के लिए। चुप कर बीबी के चमचे। जिस बीबी के चक्कर में तू अपनी माँ को घूर रहा है ना, वो बीबी ना तेरी माँ ने ही लाकर दिया है तुझे। इतना बोलकर सीमा सोने के लिए चली जाती है और तरुण जाकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब तरुण नीतू को अपने कमरे में ले जाता है। बेचारी भोली नीतू ससुराल में आते ही अपनी सास की बदमाशी का शिकार हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन। माँ जी, आप रसोई घर में? हाँ, देखने के लिए आई थी कि तू क्या कर रही है। सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी तक चाय नहीं मिली। तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या 11 बज गए? पर मैं तो सुबह जल्दी उठ गई थी, मुझे तो लगा कि अभी तक 7 ही बजे होंगे। नीतू के इतना बोलते ही सीमा उसे घड़ी दिखाती है। घड़ी में 11 बज रहे थे। ये देख नीतू के होश उड़ जाते हैं और वो बिना किसी गलती के अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। शायद मेरे फोन और कमरे की घड़ी खराब हो गई है, इसीलिए मुझे नहीं पता चला। हाँ बहू, इसकी सजा ना तुझे जरूर मिलेगी ताकि ये गलती दोबारा ना हो। या तो तुझे तेरे मायके भेज दूं हमेशा के लिए, या फिर तुझे 2 दिन तक ना खाना ही ना दूं बिल्कुल भी। नहीं माँ जी, मुझे मायके मत भेजिए। अगर मैं मायके गई तो माँ बाप की नाक कट जाएगी, सब लोग उन्हें ताने देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन भूखी रह लूं। बस मुझे मायके मत भेजना। वैसे सच में तू कितनी भोली है, तुझे बेवकूफ बनाना कितना आसान है। वैसे वो जो घड़ी है ना, वो खराब है। अब तूने खुद के लिए खुद सजा चुनी है तो तुझे 2 दिन तक खाना तो मिलेगा नहीं। 2 दिन का राशन बच गया मेरा। सीमा अपनी बहू को परेशान करके बहुत खुश होती है। उसे कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे वो हर समय परेशान कर सके और वो शख्स उसकी बहू थी। पर ये बात ज्यादा दिन तक तरुण से छुपी नहीं रहती। अब जैसे ही तरुण को पता चलता है कि 2 दिन से नीतू ने कुछ नहीं खाया तो वो अपनी माँ से बगावत करता है। माँ, आप कोई छोटी बच्ची नहीं है जो हर समय बदमाशी करती रहे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के भोलेपन का फायदा उठाने की? तुझे बड़ी हमदर्दी है अपनी बीवी से। अगर चाहता है कि मैं तेरी बीवी के साथ कुछ ना करूं तो उसे बोल कि गाय की तरह सीधी ना रहे, मौका आने पर सींग मारना सीख जाए वो। माँ, फिक्र मत करो, पहला सींग वो आपको ही मारेगी।
तरुण अपनी माँ को करारा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। सीमा को अपने बेटे की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बहू कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देगी। नीतू, ये दुनिया बहुत तेज और शातिर भी है और तुम बहुत भोली हो। इस तरह से तुम कैसे जी पाओगी? मुझे कभी कुछ नहीं होगा, आप है ना मेरे साथ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम खुद देखो, मेरे होते हुए भी माँ कैसे तुम्हें सताती है। तुम्हें चालाक बनना होगा और अपने लिए लड़ना होगा। इसलिए अब माँ तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी हरकत करे तो तुम उन्हें जवाब दोगी। तरुण जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। मैं माँ जी से कैसे जुबान चला सकती हूँ? अच्छा, तो तुम्हें पति से ज्यादा प्यार सास से है? तो फिर चलो ठीक है, आज तुम पति और सास में से किसी एक को चुन लो। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अब तुम इस घर में अपनी सास के साथ रहो और उनके जुल्मों को सहती रहो। मैं चला। इतना बोलकर तरुण सामान उठाकर जाने लगता है। अपने बेटे बहू की आवाज सुनकर सीमा बाहर आती है और वो देखती है कि उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है और उसकी बहू तरुण को रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखकर एक बार फिर सीमा अपनी बहू को परेशान करने की सोचती है। देख बहू, तुझे रोने की जरूरत नहीं है और ना ही इस नालायक को रोकने की। जाने दे जहाँ जाना है इसे। क्यों नहीं माँ, आप तो खुशी होंगी मेरे जाने से। आखिर आपको आपका शिकार जो मिल जाएगा। अब आराम से करना अपनी बहू को परेशान। अब मैं कभी कुछ नहीं बोलने वाला। अब तेरी बीवी बेवकूफ है तो इसमें मेरी क्या गलती? बहू, तू ना मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। तूने इस नालायक को रोकने की कोशिश की तो मैं ना तुझे भी धक्के मार के निकाल दूंगी इस घर से। माफ करना माँ जी, पर अगर मुझे घर से निकालना चाहते हैं आप तो निकाल दीजिए, पर तरुण जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरा सुहाग है। मैं अपने पति को खुद से अब दूर नहीं होने दूंगी। बहू, तू भूल गई कि तू किससे बात कर रही है? नहीं माँ जी, मुझे पता है मैं किससे बात कर रही हूँ, और अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि ये दुनिया मुझ जैसे सीधे लोगों के लिए नहीं है। तरुण जी बिल्कुल सही कहते हैं। अगर वो यहाँ से गए तो आप मुझे नोच नोच कर खा जाएंगी, इसलिए मुझे बुरा बनना ही होगा। आज पहली बार नीतू ने अपनी सास के सामने जुबान खोली थी और अपनी सास को गलत ठहराया था। अपनी बहू की ये हिम्मत देखकर सीमा भी घबरा जाती है और तरुण अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बीवी गाय की तरह सीधी तो रहेगी पर मौका आने पर सींग भी मारेगी। इसलिए अब मेरी बीवी को कमजोर मत समझना और ना ही उसे परेशान करने की कोशिश करना। इस तरह से तरुण अपनी बीवी को लड़ना सिखा देता है, जिसके बाद फिर कभी सीमा अपनी बहू को परेशान करने की नहीं सोचती और अगर कभी परेशान करती तो नीतू उसका मुंह तोड़ जवाब देती। करीब अतुल, जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करता था, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अतुल बहुत साफ और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था जो हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रोज सभी रिक्शे वाले साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तभी वहाँ कुछ अनाथ बच्चे आ जाते हैं। अंकल, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने और मेरी बहन ने कल से कुछ नहीं खाया है। हम बहुत भूखे हैं। अरे अगर तुम दोनों भाई बहन भूखे हो तो हम क्या सेठ की औलाद हैं? हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है और तुम दोनों चाहते हो कि हम ये खाना तुम दोनों भिखारियों को दे दें। अरे तुम दोनों को मैं हर रोज देखता हूँ सड़क पर भीख मांगते हुए। अरे भाई ऐसा ना कहो, छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप शायद इन्हें पेट भर के खाना नहीं खिला पा रहे, तभी तो ये हमसे आकर खाना मांग रहे हैं। अरे अतुल भाई, तुम सच में बहुत भोले हो। इनके माँ बाप जानबूझकर इनसे भीख मंगवाते हैं। चलो भागो यहाँ से, कोई खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ। इस तरह से रिक्शा वाला उन दोनों बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगते हैं। ये देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बच्चों को रोककर अपना खाना उन्हें दे देता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम दोनों भाई बहन मेरा खाना खा लो। मेरे पास केवल 2 ही रोटी हैं, क्या पता इससे तुम दोनों का कुछ पेट भर जाए। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलकर दोनों बच्चे वे खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की चेहरे की खुशी देखकर अतुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर अतुल अपना रिक्शा लेकर चलाने लगता है। अब पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात को अतुल घर जाता है। आ गया मेरा बेटा। अच्छा अब सच सच बता, आज तूने कितने लोगों की मदद करी? क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे।
आज मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं बाजार जा रही थी। तूने अपने हिस्से का खाना उन दोनों गरीब बच्चों को दे दिया था ना। अतुल, तू लोगों की जो मदद करता है ना बेटा, वो बहुत अच्छी बात है, पर अपने हिस्से का सब कुछ दूसरों को दे देना ये ठीक नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं अब से किसी की मदद नहीं करूंगा। जैसा तुम कहोगी बस वैसा ही करूंगा। अब तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अब अतुल की माँ उसे गरम गरम खिचड़ी और उसके साथ प्याज खाने को देती है। अतुल खाना खाकर सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से अतुल सही से रिक्शा नहीं चला पाता था और सही से रिक्शा ना चलाने की वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ अतुल बेटा, तू किस सोच में है? मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बारिश की वजह से हम रिक्शे वालों को कितना नुकसान होता है। ऑटो टैक्सी वाले तो फिर भी गाड़ियाँ चला लेते हैं, पर हम रिक्शे वाले इस बारिश में सही से रिक्शा ही नहीं चला पाते और रोड टूटी होने की वजह से ग्राहक भी हमारे रिक्शे में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है। अच्छा माँ, आज मौसम थोड़ा साफ लग रहा है, मैं चलता हूँ। अरे अतुल बेटा, खाना तो खाता जा। इतना बोलकर अतुल घर से निकल जाता है और रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चलाते चलाते अचानक से तेज आंधी तूफान चलने लगती है। सभी रिक्शे वाले अपना अपना रिक्शा लेकर किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक अतुल भी होता है। तभी अतुल की नजर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पर पड़ती है, जिसका रंग तो काला होता है, पर ना जाने क्यों वो लड़की अतुल को किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। अतुल ना चाहकर भी उसकी ओर खींचा जा रहा होता है। रंग रूप सांवला है, फिर भी न जाने इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरी नजर उससे हट नहीं रही। इसका काला रंग होने के बाद भी ये मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। अतुल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक ट्रक उस लड़की की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। सही समय रहते अतुल जाकर उस लड़की की जान बचा लेता है। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। मैं मरने के लिए गई थी और तुमने मुझे बचा लिया। पर क्यों? अरे जिस लड़की का घर परिवार नहीं, जिसके पास रंग रूप नहीं, वो हर समय लोगों के ताने सुने, वो भला जी कर क्या करेगी? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। ऐसा क्यों बोलती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है और जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तो मेरे घर में रह लो। बस पास में ही है मेरा घर, मेरे साथ चलो। अतुल की ऐसी बातें सुनकर अब ना चाहते हुए भी रेशमा उसके साथ चल पड़ती है। रेशमा को भी समझ नहीं आता आखिर अतुल को देखकर उसे क्या हो जाता है, जो वो अतुल की बात को मना नहीं कर पाती। अब जैसे ही रेशमा अतुल के घर जाती है, उसका छोटा सा टूटा फूटा घर देखकर मुंह बनाने लगती है। तो तुम मुझे सहारा दोगे? अपना घर देखा है तुमने, कितना छोटा है। अतुल बेटा, ये कौन लड़की है? माँ के पूछने पर अतुल सारी बात अपनी माँ को बता देता है, पर कहीं न कहीं पहले ही नजर में अतुल की माँ को भी रेशमा पसंद आ गई थी। इसलिए पहली बार वो अपने बेटे को रेशमा की मदद करने से मना नहीं करती, बल्कि खुद रेशमा को अपने घर में रहने के लिए कहती है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा घर सच में बहुत छोटा है। हम गरीब लोगों के पास इससे बड़ा घर कहाँ आएगा। पर तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरा घर इतना बड़ा है कि हम माँ बेटे के अलावा तुम आराम से इस घर में रह सको और सो भी सको। वैसे तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम बहुत भूखी हो सुबह से। मैंने खिचड़ी बनाई है, खा लो। मेरे बेटे को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। इस तरह से अतुल की माँ बड़े ही प्यार से रेशमा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये सब देखकर रेशमा की आंखें भर आती है और वो फैसला ले लेती है कि वो कुछ दिन अतुल के घर में ही रहेगी और उसके बाद एक अच्छा सा काम देखकर आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जिएगी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और रेशमा का लगाव अतुल और उसकी माँ से बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन। माँ जी, आप इस उम्र में भी इतना काम करते हैं, आप अपने लिए बहू क्यों नहीं ले आती? मेरा क्या है कि कुछ दिनों बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। तू बोल तो सही रही है बेटा, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। अगर तू मेरी बहू बन जाए, मुझे बहू मिल जाएगी और तुझे भी यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा।
मैंने मेरे बेटे की आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार देखा है। उसे रंग रूप से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, और ना ही मुझ गरीब को। इस तरह से अतुल की माँ रेशमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। रात को जैसे ही अतुल घर आता है, रेशमा उससे उसकी दिल की बात पूछती है और अब अतुल भी अपने दिल की बात उससे छुपा नहीं पाता। रेशमा माँ सच कह रही है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कहने की। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। इस तरह से रेशमा को सच्चा प्यार मिल जाता है और वह अतुल से बहुत जल्द शादी कर लेती है। शादी करते ही रेशमा एक अप्सरा बन जाती है। रेशमा का सुंदर गोरा मुंह देखकर अतुल के होश उड़ जाते हैं, जिस पर रेशमा अतुल को कहती है, मैं जानती हूँ अतुल, मेरा ये रूप देखकर तुम और माँ जी दोनों ही आश्चर्य में होगे, पर मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसीलिए मुझे श्राप दिया गया और मेरी सुंदरता मुझसे छीन ली गई। पर मेरी लाख विनती करने पर मुझे इस श्राप का तोड़ दिया गया और कहा गया कि यदि धरती लोक पर कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से प्यार करे और शादी कर ले तो मुझे मेरा रंग रूप दोबारा मिल जाएगा। और तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, इसीलिए आज मुझे मेरा रंग रूप वापस मिल गया। इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अतुल जैसे ही इतना बोलता है वैसे ही स्वर्गलोक से रेशमा का बुलावा आ जाता है, पर रेशमा स्वर्गलोक वापस जाने से मना कर देती है और एक साधारण इंसान की तरह रहकर अतुल और अपनी सास के साथ अपनी जिंदगी जीती है। गरीब अतुल जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करता था, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अतुल बहुत साफ और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था जो हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रोज सभी रिक्शे वाले साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तभी वहाँ कुछ अनाथ बच्चे आ जाते हैं। अंकल, हमें कुछ खाने को दे दो, मैंने और मेरी बहन ने कल से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं। अरे अगर तुम दोनों भाई बहन भूखे हो तो हम क्या सेठ की औलाद हैं? हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है, और तुम दोनों चाहते हो कि हम ये खाना तुम दोनों भिखारियों को दे दें? अरे तुम दोनों को मैं हर रोज देखता हूँ सड़क पर भीख मांगते हुए। अरे भाई ऐसा ना कहो, छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप शायद इन्हें पेट भर के खाना नहीं खिला पा रहे, तभी तो ये हमसे आकर खाना मांग रहे हैं। अरे अतुल भाई, तुम सच में बहुत भोले हो, इनके माँ बाप जानबूझकर इनसे भीख मंगवाते हैं। चलो भागो यहाँ से, कोई खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ। इस तरह से रिक्शा वाला उन दोनों बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगते हैं। ये देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बच्चों को रोककर अपना खाना उन्हें दे देता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम दोनों भाई बहन मेरा खाना खा लो, मेरे पास केवल 2 ही रोटी हैं, क्या पता इससे तुम दोनों का कुछ पेट भर जाए। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलकर दोनों बच्चे वे खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की चेहरे की खुशी देखकर अतुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर अतुल अपना रिक्शा लेकर चलाने लगता है। अब पूरा दिन चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और सास सुंदरी कौवे के साथ रहा करती थी। चिंकी के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा लालची और अत्याचारी किस्म के थे। चिंकी चिड़िया के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, वो गंजी थी। इसी वजह से चिंकी के सास सुंदरी कौवे और उसका पति कालू कौवा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक दिन की बात है, कालू कौवा चिंकी चिड़िया को डंडे से पीट रहा होता है। तभी चिंकी रोते रोते अपनी सास और पति से कहती है, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरे बाप ने शादी के समय 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसमें से अभी तक तेरे बाप ने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए। थोड़ा तो तरस खाइए खालू जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब है, उनके पास अगर पैसे होते तो वो आपको जरूर देते। उन्होंने 10 लाख रुपए भी आपको कर्ज पर ला कर दिए, बाकी के पैसे भी जब पिताजी के पास आएंगे वो तब दे देंगे। हाँ, तो कब देगा तेरा बाप पैसे? हाँ, शादी से पहले तो बोल रहा था। हाँ, और अगर तेरे बाप ने 20 लाख रुपए देने का वादा नहीं किया होता ना, तो मैं अपने बेटे की शादी तुझ जैसे टकली से कभी नहीं करती। बस 20 लाख रुपए के चक्कर में मैंने तुझ जैसी टकली से अपने बेटे की शादी कर दी।
सासू माँ, जिसके सर पर बाल नहीं होते क्या वो पक्षी नहीं होता? जो पक्षी टकले होते क्या उनके पास एक अच्छा दिल नहीं होता? हे भगवान, देख रहा है कालू बेटा कैसे ये टकली मुझसे जुबान लड़ा रही है। माँ, आज इसकी खाल मसाला मांग रही है, इसीलिए आपसे जुबान चला रही है। रुको, मैं इससे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा चिंकी चिड़िया को डंडे से बहुत बुरा मारता है। मार खाते खाते चिंकी अधमरी हो जाती है। उसके बाद कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है और सुंदरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है। घर से बाहर जाकर कालू कौवा एक टुनटुनी नाम की चिड़िया से मिलता है। टुनटुनी चिड़िया बेहद खूबसूरत चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, तुम कब से मुझे बोल रहे हो कि तुम शादी करोगे? मैं नहीं जानती, मुझे आज की तारीख में ही तुमसे शादी करनी है। आज कोई बहाना नहीं चलेगा। टुनटुनी डार्लिंग, बस थोड़ा सा समय और दे दो। थोड़ा टाइम बीतने के बाद मैं खुद तुमसे शादी कर लूंगा। देखो कालू, आज मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मेरा तुमसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। कालू कौवा टुनटुनी से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर टुनटुनी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और यही वजह थी उसे मजबूरी में जाकर टुनटुनी से दूसरी शादी करनी ही पड़ती है। शादी के बाद कालू कौवा टुनटुनी को अपने घर लेकर नहीं जाता और उसे बाहर ही रखता है। कालू कौवा अकेले ही घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। सच सुनकर सुंदरी कौवी कालू से कहती है, कालू बेटा, ये तूने क्या किया? पहली पत्नी के होते हुए तूने दूसरी शादी कर ली। अगर ये बात चिंकी बहू को पता चल गई तो हंगामा मचा देगी। माँ, तो वैसे भी चिंकी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता ना मैं। चिंकी से तो मैंने शादी सिर्फ आपकी वजह से की, वरना मैं इस जैसी टकली को अपनी पत्नी कभी नहीं बनाता। तभी वहां चिंकी आ जाती है और रोते हुए कहती है, कालू जी, सासू माँ, मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मुझे अभी के अभी घर जाना है। ये बात सुनकर कालू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो मन ही मन सोचता है, ये अच्छा मौका है टुनटुनी को इस घर में लेकर आने का और माँ से मिलवाने का। हाँ ठीक है, तुम जल्दी से अपने मायके जाओ, इस समय तुम्हारा पिताजी के पास होना जरूरी है। कालू कौवा चिंकी चिड़िया को कुछ पैसे देकर उसको मायके भेज देता है और अगले ही दिन अपनी दूसरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को अपने घर ले जाता है और अपनी दूसरी बहू को देखकर सुंदरी कौवी कहती है, अरे वाह बेटा, मेरी बहू तो बड़ी खूबसूरत है। बेटा, तेरी पसंद तो वाकई में बहुत अच्छी है। हाँ माँ, मेरी पसंद सचमुच अच्छी है, तभी तो मैंने टुनटुनी से शादी की है। अच्छा चल ठीक है, अब जा बहू को कमरे में ले जा। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी को अपने कमरे में ले जा रहा होता है, जहाँ टुनटुनी देखती है कि वो कमरा एक बंद पड़ा है। एक कमरे को बंद देख टुनटुनी कालू से पूछती है, कालू जी, ये कमरा बंद क्यों है? ये कमरा हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी का है और उसके पिताजी एक्सपायर हो गए ना, इसलिए वो कुछ दिन के लिए अपने घर गई है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और अब चिंकी चिड़िया अपने मायके से घर वापस आती है। अपने पति के साथ किसी अनजान चिड़िया को देख चिंकी टुनटुनी से पूछती है, आप कौन और मेरे घर में मेरे पति के साथ क्या कर रही हैं? पति? कौन पति? कालू जी मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी टुनटुनी, लेकिन आप कौन हैं? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर चिंकी चिड़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए कहती है, कालू जी, आपने क्या किया? अगर मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी दहेज का पैसा नहीं दे पाए, मैं खूबसूरत नहीं, मेरे सिर पर बाल नहीं, तो क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? अरे इतनी बड़ी बात मुझसे आपने क्यों छुपाई? अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? चिंकी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि चिंकी कालू की पहली पत्नी है और कालू ने टुनटुनी से दूसरी शादी करके टुनटुनी को धोखा दिया है। ये सब जानने के बाद टुनटुनी कालू कौवे को एक जोरदार तमाचा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुमने मुझसे दूसरी शादी क्यों की? अगर मुझे पता होता कि तुम पैसों के इतने लालची हो तो तुमसे शादी तो दूर, मैं तुमसे प्यार तक नहीं करती। और चिंकी, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा घर उजाड़ दिया, लेकिन ये इंसान मेरे तो क्या तुम्हारे भी काबिल नहीं है। इन दोनों माँ बेटी की असली जगह यहाँ नहीं, सलाखों के पीछे। मैं अभी के अभी पुलिस कंप्लेंट करती हूँ ताकि ये दोनों माँ बेटे आगे से किसी की भी मासूम चिड़िया की जिंदगी बर्बाद ना करें। टुनटुनी चिड़िया पुलिस को कंप्लेंट करती है। पुलिस सुंदरी और कालू को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और चिंकी चिड़िया वापस अपने मायके में आकर रहने लगती है।
चूचू चिड़िया की कहानी। सुंदरबन जंगल में चिंकी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे और सास सुंदरी कौवे के साथ रहा करती थी। चिंकी के ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा लालची और अत्याचारी किस्म के थे। चिंकी चिड़िया के सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, वो गंजी थी। इसी वजह से चिंकी के सास सुंदरी कौवे और उसका पति कालू कौवा उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक दिन की बात है, कालू कौवा चिंकी चिड़िया को डंडे से पीट रहा होता है। तभी चिंकी रोते रोते अपनी सास और पति से कहती है, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरे बाप ने शादी के समय 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उसमें से अभी तक तेरे बाप ने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए ही दिए। थोड़ा तो तरस खाइए खालू जी, मेरे पिताजी बहुत गरीब है, उनके पास अगर पैसे होते तो वो आपको जरूर देते। उन्होंने 10 लाख रुपए भी आपको कर्ज पर ला कर दिए, बाकी के पैसे भी जब पिताजी के पास आएंगे वो तब दे देंगे। हाँ, तो कब देगा तेरा बाप पैसे? हाँ, शादी से पहले तो बोल रहा था। हाँ, और अगर तेरे बाप ने 20 लाख रुपए देने का वादा नहीं किया होता ना, तो मैं अपने बेटे की शादी तुझ जैसे टकली से कभी नहीं करती। बस 20 लाख रुपए के चक्कर में मैंने तुझ जैसी टकली से अपने बेटे की शादी कर दी। सासू माँ, जिसके सर पर बाल नहीं होते क्या वो पक्षी नहीं होता? जो पक्षी टकले होते क्या